जितने भी विद्यार्थी 24 फरवरी 2025 को हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों आज की इस हम महामैराथन क्लास में पूरे साल की तैयारी एक ही वीडियो पे करने वाले हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल सही सुना आपने, पूरे साल की तैयारी हम एक ही वीडियो पे करने वाले हैं। स्टूडेंट्स जितने भी कमज़ोर छात्र हैं वो इस वीडियो पे जरूर से जरूर ध्यान दें, और जितने भी मैं आपको आज की इस वीडियो पे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बताने वाला हूं, मात्र एक ही वीडियो से आपके ये सारे प्रश्न तैयार हो जाएंगे और आपकी 100 में से 100 की तैयारी एकदम हो जाएगी। ठीक है, यानी आपके 100 में से 100 अंक एकदम पक्का होने वाला है, मात्र एक ही वीडियो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्टूडेंट्स, हमारी महामैराथन क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे बच्चों के लिए जो कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं या तो उनको बहुत ज़्यादा आता है, दोनों के लिए। क्योंकि जिनको बहुत ज़्यादा आता है उनका रिवीजन होगा, जिनको नहीं आता है उनको याद होगा। बस आप लोगों को इतना तैयार कर लेना है बच्चों, आपका काम हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसी वीडियो कोई नहीं बताएगा आपको, ऐसे प्रश्नों को कोई नहीं बताएगा, ये मैं आपसे गारंटी देता हूं, दावा करता हूं। ठीक है, यानी कि हम आज की वीडियो पे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न एक ही वीडियो पे निपटाने वाले हैं। बच्चों आपका अंतिम प्रहार है तो बस अंतिम प्रहार आप एकदम मार दो, एकदम जोश के साथ इस वीडियो को अच्छे तरीके से तैयार कर लो और आपका काम हो जाएगा। क्योंकि इसमें बहुविकल्पी, गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय, जितने भी व्याकरण के प्रश्न हैं सभी का निपटारा हम आज की वीडियो पे करने वाले हैं। स्टूडेंट्स पूरा पेपर इसी में से फंसेगा, ये आपको 100% गारंटी लेता है एनसीईआरटी वाला भैया। ठीक है, तो बस आप लोगों को इतना स्टूडेंट्स तैयार कर लेना। तो बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो आपका 10 अंक का पूछा जाता है गद्यांश और गद्य, हिंदी गद्य खंड का इतिहास का विकास, और जो आपका काव्य का इतिहास का विकास आता है उसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको ही पहले हम निपटाते हैं। तो देखो भाई, ये सारे के सारे जितने भी जो आपको बता रहा हूं मैं प्रश्न, ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इनको आप जरूर तैयार कर लो यार। ठीक है, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना, भाई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है गोरा बादल की कथा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हम लोग जल्दी जल्दी इन प्रश्नों को भाई निपटाएंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना होने पाए और आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाए। आप स्क्रीनशॉट करते चलो विद्यार्थियों, या तो आप इनको लिखते चलो। मैं तो इतना कहूँगा, समय कम बचा हो, मात्र आपको 2-3 बार इसी वीडियो को देख लेना है, आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। भाई अगर आपने कुछ भी तैयारी नहीं की तो यार 100 में से 80 नंबर तो आपके एकदम पक्के ही हो जाएंगे इस वीडियो से। तो बस कुछ नहीं करना आपको, बस इस वीडियो को देख लो, बस कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार, तो श्रृंगार रस मंजन के रचनाकार जो है स्टूडेंट्स वो है विट्ठल नाथ। ठीक है, रानी केतकी की कहानी के लेखक तो भाई इंशाअल्लाह खां हैं। ठीक है, अब देखो भाई जल्दी लेम करेंगे। ठीक है, आनंद कादम्बनी पत्रिका का संपादन करते थे, तो भाई आनंद कादम्बनी पत्रिका का संपादन कौन करते थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी करते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। हिंदी प्रदीप के संपादक थे, तो हिंदी प्रदीप के संपादक कौन स्टूडेंट्स है? बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, ऐसे ही 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, उनमें से एक ऑप्शन सही होगा, उनमें से आपको टिक लगाना होता है, सॉरी उसमें लिखना होता है आप लोगों को। ठीक है, यानी जो ऑप्शन सही आएगा उसको आपको लिखना होता है। तो हिंदी प्रदीप के संपादक थे बालकृष्ण भट्ट थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसके बाद हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास, तो हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु, मैंने कल की वीडियो पे भी इस प्रश्न को कराया था, शायद आपको याद हो। ठीक है, अगला देखते हैं भाई। 100 अजान एक सुजान के लेखक है, तो भाई 100 अजान एक सुजान के लेखक है बालकृष्ण भट्ट है। ठीक है, याद रखना है आप लोगों को, 2-3 बार वीडियो देख लो, पक्का हो जाएगा आपका। ठीक है, कवि वचन सुधा के संपादक थे, तो भाई कवि वचन सुधा के संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र थे कवि वचन सुधा के संपादक। अगला देखते हैं भाई, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक, भाई सरस्वती पत्रिका के जो प्रथम संपादक थे वो थे श्याम सुंदर दास। कौन थे स्टूडेंट्स? श्याम सुंदर दास। ठीक है, द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा भाई? बताओ, द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा, भाई सबको पता होगा। इंदुमती है भाई, इंदुमती क्या है? कल की वीडियो पे मैंने बताया है। तो इंदुमती क्या है प्यारे विद्यार्थियों? कहानी है। कौन सी कहानी? प्रथम कहानी। या पूछ लेगा प्रथम कहानी कौन है तो बता देना आपको इंदुमती है। ठीक है, अगला, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक है? भाई द्विवेदी युग के लेखक है। ठीक है, बच्चा बच्चा जानता है द्विवेदी युग के लेखक है। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं, तो उसने कहा था कहानी के लेखक हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों?
चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। अगला देखते हैं भाई, अगला सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं पूरा कराऊंगा, सारे के सारे। इसको देखने के बाद कोई वीडियो की जरूरत नहीं है आपको कि आप दूसरी वीडियो को देखें या दूसरे प्रश्नों को तैयार करें भाई। खोज खोज कर प्रश्नों को लेकर आया हूं मैं आपके आज के महामैराथन क्लास में। चिंतामणि किस लेखक के निबंधों का संग्रह है भाई? चिंतामणि किस निबंधों के लेखक का संग्रह है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। ठीक है, हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है, तो हिंदी एकांकी जनक डॉक्टर रामकुमार वर्मा माने जाते हैं। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा मेरी असफलताएं कौन सी? स्टूडेंट्स, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। या पूछ लेगा मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, तो आपको बता देना है आत्मकथा। ठीक है, स्कंदगुप्त नाटक के लेखक है, तो स्कंदगुप्त नाटक के लेखक है स्टूडेंट्स जयशंकर प्रसाद। ठीक है, हंस नामक पत्रिका के संपादक थे, तो हंस नामक पत्रिका के संपादक थे स्टूडेंट्स भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, पृथ्वीपुत्र निबंध संग्रह है, तो पृथ्वीपुत्र निबंध संग्रह किसका मेरे प्यारे विद्यार्थियों? वासुदेव शरण अग्रवाल। सरदार पूर्ण सिंह में न लगाया आना, ठीक है, ठीक का। इसके बाद देखो शेखर एक जीवनी के लेखक, तो शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी हैं। ठीक है, तो 20 प्रश्न आप लोगों को तैयार हो गए होंगे। मैं पूरे के पूरे 40 प्रश्न बहुविकल्पी कराने वाला हूं आज के सेशन पे। ठीक है, तो हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीजवपन काल नाम किसने दिया? तो भाई बीजवपन काल नाम किसने दिया? तो सब लोगों को पता है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया। किसने दिया मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया। इसके बाद देखते हैं हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, तो सरहापा को क्या मानते हैं स्टूडेंट्स? हिंदी का प्रथम कवि हम लोग मानते हैं। ठीक है, खलीक बरी के रचयिता है, तो खलीक बरी के रचयिता है अमीर खुसरो, सब लोगों को पता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य स्टूडेंट्स पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। किसको? पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। अगला देखते हैं भाई, अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है? भाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो सबको बता देना कृष्ण भक्ति शाखा से। किससे स्टूडेंट्स? कृष्ण भक्ति शाखा से। ठीक है, तो देखो कृष्ण काव्यधारा के कवि नहीं है, कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवि नहीं है। नंददास नहीं, चतुर्भुजदास नहीं, कि सूरदास नहीं, कि नाभादास, तो भाई नाभादास नहीं है। ठीक है, ये भी आप लोगों को तैयार हो गया। अगला देखते हैं भाई, जल्दी जल्दी निपटाते हैं, टाइम बहुत कम बचा हुआ हमारे पास, तो आपका टाइम हम नहीं खाएंगे। ठीक है, हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो हिंदी काल के किस काल को भाई कहा जाता है स्वर्ण युग? भक्ति काल को बच्चों को पता है। ठीक है, रीति काल को श्रृंगार काल नाम दिया, तो रीति काल को श्रृंगार काल नाम आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी ने दिया, प्रसाद मिश्र जी ने दिया। ठीक है, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि नहीं है, तो हस्सान। ठीक है, यहां पे देखो रीतिबद्ध काव्यधारा कवि याकूब हैं, ठीक है, जसवंत सिंह है, दलपति राय वंशीधर है, और रीतिबद्ध काव्यधारा के जो कवि नहीं वो हस्सान कवि नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान मिला? ठीक, किस कवि को राष्ट्र कवि का? मैथिली शरण गुप्त को मिला। ठीक है, भारत भारती की रचना की विधा है, मतलब भारत भारती किस रचना की कौन सी विधा है? तो भाई काव्य है। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना, तो प्रिय प्रवास, यार बच्चों को पता है प्रिय प्रवास। अगला देखते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आ गया हमारा अगला प्रश्न। 40 के प्रश्न आप लोगों को बताऊंगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसी में से भाई एग्जामिनर आपको प्रश्न आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, प्रिय प्रवास काव्य कृति का मुख्य रस है, तो प्रिय प्रवास काव्य कृति का मुख्य रस है स्टूडेंट्स वियोग श्रृंगार। ठीक है, उर्मिला का विरह वर्णन साकेत के किस सर्ग में है? तो भाई नवम सर्ग में, 90वें सर्ग में। सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? भाई चितंबरा पर मिला था। छायावाद की विशेषता है, तो छायावाद की विशेषता सौंदर्य एवं प्रेम है। ठीक है, कामायनी महाकाव्य के सर्गों की संख्या, तो भाई कामायनी महाकाव्य में कितने सर्ग हैं स्टूडेंट्स? 15 सर्ग हैं। कितने प्यारे विद्यार्थियों? 15 सर्ग हैं। ठीक है, कला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रा नंदन पंत को पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। कौन सा पुरस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों? साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगला देखते हैं भाई, अज्ञे ने तार सप्तक क्या प्रकाशन किया? इस प्रकार से प्रश्न आ गया तो पूछे कि तार सप्तक का प्रकाशन हुआ यानी कब हुआ? सन 1943 में। वो बच्चों को पता है। कितनी नावों में कितनी बार काव्य कृति है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की है। कितनी नावों में कितनी बार? ठीक है, तो देखो भाई इस पर उनको एक पुरस्कार मिला था, तो कौन सा पुरस्कार मिला था आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो ये थे हमारे 40 महत्वपूर्ण अति 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 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। इनको तैयार कर लो भाई, इनसे ज्यादा कुछ ना एग्जामिनर पूछेगा। मात्र 40 ही आपको बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार करने हैं। मैंने मात्र आपको 10 मिनट में ये 40 बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार कर दिया है। ठीक है, अब देखो भाई, अब देखते हैं जो आपका आता है गद्यांशों पर आधारित प्रश्न। तो भाई काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 10 अंक का पूछा जाता है। ठीक है, 10 अंक के यानी कि 5 सवाल इसके ये गद्यांश से इससे जो 5 सवाल पूछे जाएंगे और उनमें मात्र 2-2 नंबर के सवाल हो तो 5×10 यानी आपके 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है।
दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इस प्रकार से विद्यार्थियों प्रश्न पूछा जाता है, पूछता है निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो देखो पहले इसको पहले पढ़ते हैं अच्छे तरीके से, इसके बाद जो इनके प्रश्न दिए रहेंगे उनका हम लोग उत्तर भी करते हैं। ठीक, पहले इसको पढ़ो अच्छे तरीके से भाई। देखो, जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्त्रों वर्षों में से भूमि के 7 राष्ट्रीय जन ने तदात्म प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इस इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पर करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ाने के लिए अजर और अमर है। ठीक है, जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया अच्छे तरीके से। अब देखो इनके प्रश्न क्या दे रखे हैं भाई। जन का प्रवाह किस तरह होता है? तो भाई देखो, जन का प्रवाह अनंत होता है, पहले ही दे रखा है आंसर ये, जन का प्रवाह अनंत होता है। तो यहाँ पे लिख दो भाई अच्छे तरीके से, जन का प्रवाह अनंत होता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, दिए गए गद्यांश का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो भाई सबसे जन का प्रवाह सबसे आ रहा है, तो यानी कि भाई अगर ये चीज आ जाए, जन आ जाए, राष्ट्र आ जाए, तो बस आपको बता देना राष्ट्र का स्वरूप। तो यहाँ पे लिख देना राष्ट्र का स्वरूप, सब लोगों को पता है वासुदेव साड़ा अग्रवाल जी का राष्ट्र का स्वरूप है। ठीक है, देखो सारे के सारे प्रश्नों को मैं हल करके लाया हूं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में विद्यार्थियों 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, देखो रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इस प्रकार प्रश्न आता है। तो देखो रेखांकित अंश की व्याख्या ये है, जन का प्रवाह अनंत होता है। ये भाई रेखांकित अंश है, तो इसको अपने मन से चढ़ा बढ़ा के उल्टा सीधा करके कुछ ना कुछ नए नए शब्दों को जोड़ जाड़ के आप लोगों को लिख देना है। क्या लिखना है? देखो मैं बता रहा हूं। जन का प्रवाह अनंत होता है, अर्थात सैकड़ों वर्ष से लोगों का पृथ्वी के साथ गहरा संबंध है। अर्थात जब तक सूर्य की किरणें इस पृथ्वी पर पड़ती रहेंगी, तब तक लोगों का जीवन ऐसे ही अमर रहेगा। बस ऐसे आप लोगों को लिख देना है, काम आपका 35 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो भाई अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, सूर्य की रश्मियां का क्या प्रभाव पड़ता है? तो सूर्य की रश्मियों को क्या प्रभाव पड़ता है? सूर्य की रश्मियां का प्रभाव यह है कि इससे राष्ट्रीय जन का जीवन अमर है। क्या है? राष्ट्रीय जन का जीवन अमर है। घाटों का निर्माण का आशय क्या है भाई? घाटों के निर्माण का आशय क्या है? व्यक्ति अपने कर्मों व श्रम के द्वारा पद चिन्ह छोड़ जाते हैं, यही है घाटों के निर्माण का आशय। ठीक है, ये भी आपको तैयार हो गया मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। अब देखते भाई, देखो हमने क्या कर लिया स्टूडेंट्स, हमने गद्यांश तैयार कर लिया। अब भाई पद्यांश की तो बारी आती है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई गद्यांश था, हर बार की बोर्ड परीक्षा में आता है। अब हम हर बार के बोर्ड परीक्षा में आने वाले पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को भी करते हैं। ये भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों कितना आता है? 10 अंक का पूछा जाता है। ठीक है, 10 अंक का पूछा जाता है। तो देखो, कौन हो तुम बसंत के दूत, पहले इसको पढ़ो। कौन है तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन को ज्यो मधुमय संदेश। तो देखो पाठ का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखे। तो शीर्षक का नाम श्रद्धा मनु है, कवि का नाम जयशंकर प्रसाद। इसको तैयार कर लो भाई। आगंतुक व्यक्ति से किसकी ओर संकेत किया जा रहा है? तो आगंतुक व्यक्ति से तात्पर्य श्रद्धा से है। ठीक है, चपला और उत्कंठा के अर्थ लिखिए। तो चपला का अर्थ बिजली हो गया, उत्कंठा का उत्सुकता या व्याकुलता भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो भाई देखो, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार, इसका आप लोगों को क्या करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों? रेखांकित अंश की व्याख्या करना। तो अपने मन से इसको उतार चढ़ा के बढ़ा चढ़ा के आप लोग लिखना होता है। इसमें लिख सकते हो आप, लेखक कह रहा है कि या तो रेखांकित अंश की व्याख्या, या तो आप लिख, कवि कह रहा है कि तुम कौन हो इस सुनसान अंधकार से भरे इस जीवन में एक बिजली के किरण की तरह प्रतीत हो रही हो, और इस वेदना में, इस पीड़ा में एक ठंडी वायु की तरह प्रतीत हो रही हो, तुम कौन हो? ठीक है, ये इसका क्या हो गया? रेखांकित अंश की व्याख्या। अगला प्रश्न आता है हमारा, पद्यांश में किस पात्र की उत्कंठा मिटाने की बात की गई? तो मनु की उत्कंठा मिटाने की बात कही जा रही है। ठीक, इतना आप लोगों को लिख देना है भाई। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने गद्यांश कर लिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने पद्यांश कर लिया। अब भाई बारी आती है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय की। भाई जीवन परिचय भी आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो देखो ये हमारा आता है महादेवी वर्मा का मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट जीवन परिचय। इसको आप लोगों को तैयार कर लेना भाई। देखो महादेवी वर्मा कितना प्यारा प्यारा लिखा है। जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय या रचनाएं, तीनों को हम डिस्कस करेंगे, जो कि भाई तीनों आपके पेपर में आता है। तो भाई जीवन परिचय आप लोगों को क्या डालना मेरे प्यारे विद्यार्थियों? हेडिंग आप लोगों को प्यारी प्यारी डाल देना है,
जीवन परिचय, तो इसको पढ़ो। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित कायस्थ परिवार में सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। ठीक है, इन्होंने FA, BA और MA की परीक्षा सम्मान सहित उत्तीर्ण की। भाई इनको सम्मान मिला था। 11 सितंबर 1987 को इस महान लेखिका का निधन हो गया। ठीक है, यानी हमने जीवन परिचय में थोड़ा सा भी लिखना है, क्योंकि हमें साहित्यिक परिचय आता है तो साहित्यिक परिचय थोड़ा बड़ा लिखेंगे भाई। साहित्यिक परिचय हम लोग प्यारा प्यारा मेरे प्यारे विद्यार्थियों हेडिंग डाल लेंगे। ठीक है, महादेवी वर्मा जी का प्रमुख रचना क्षेत्र काव्य है। इनकी गणना छायावादी कवियों की वृहत चतुष्टयी, प्रसाद पंत निराला और महादेवी वर्मा में होती है। इनके काव्य में वेदना की प्रधानता है। ठीक है, काव्य के अतिरिक्त इनकी बहुत सी श्रेष्ठ गद्य रचनाएं भी हैं। देखो भाई उधर दिख नहीं रहा होगा आपका, सॉरी, रचनाएं भी हैं, इतना आप लिख देना है। चांद पत्रिका का संपादन करके इन्होंने नारी को अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रति सजग किया। ठीक है, इतना कर लो भाई। नहीं समझ में आ रहा है, मतलब समझ में आ रहा है, लेकिन अगर आप लोगों को नहीं लिखने का मन कर रहा है तो इस वीडियो को दोबारा देख लो, एकदम से एकदम आपके दिमाग पे छप जाएगा और जाके 24 फरवरी को बवाल मचा देना। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति से इन्होंने पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त की। हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से इन्हें शेख सरिया पुरस्कार तथा मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला। ठीक है, इतना इनको क्या पुरस्कार भैया मिले। ठीक है, अगला देखते हैं भाई, ये आ गया। मई 1983 ईस्वी में भारत भारती तथा नवंबर 1983, ठीक है, यानी कि देखो मई 1983 ईस्वी में भारत भारती तथा नवंबर लिखिए नवंबर, ठीक है, ये नवंबर 1983 ईस्वी में यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। मैंने कल ही आप लोगों को बताया था। ठीक है, इनकी रचना महादेवी की प्रमुख रचना निम्नलिखित है। भाई देखो बहुत सारी रचनाएं लिख के लाए हैं हम लोग, जो भी आपको आसानी से याद हो जाए भाई उसे याद कर लो, काम 35। ठीक है, तो काव्य निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीप शिखा, यामा आदि ये इनकी काव्य हैं। ठीक है, निबंध संग्रह की बात करें तो अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां आदि ये इनकी क्या है, निबंध संग्रह है। आलोचनात्मक ग्रंथ तो हिंदी का विवेचनात्मक गद्य, ये आपका इनका आलोचना ग्रंथ की क्या है, रचना है। ठीक है, अगला देखते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, महत्वपूर्ण जीवन परिचय है, वो जयशंकर प्रसाद जी का। किसका मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है, देखो सबसे पहले आप लोगों को देखो उस पर भी आप लोगों को बता दिया, उस पर आप लोग देखो, इसको अगर आप लोग लिख दें, स्मरणीय तथ्य इतना प्यारा प्यारा अगर आप लोग लिख देते हैं तो भाई एग्जामिनर सोचता है कि बच्चे ने बहुत अच्छी तैयारी की, उसको हर एक चीज़ पता है। तो क्या मालूम एग्जामिनर बस आप लोग इतना सही सही लिख देते हो, इसमें ही आपको टिक्का लगा दे और नंबर दे के चला जाए। ठीक है, इसको ना पढ़ने की उसकी ज़रूरत हो तो भाई चाहे आप इसको लिख लो चाहे ना लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अगर आप लोग इसको लिख लेते हैं तो बहुत अच्छा होता है। एग्जामिनर की जो कॉपी चेक करने की दृष्टि होती है भाई वो बदल जाती है। ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर लिख लेंगे अगर याद हो जाए तो। सब जीवन परिचय में, गद्य के भी जीवन परिचय में चाहे पद्य के भी जीवन, 3 भी जीवन परिचय आपसे पूछे जाते हैं, उनमें से आपको एक एक का जवाब देना होता है। ठीक है, तो जन्म जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30/1/1989 ईस्वी में होता है। इनका जन्म स्थान भाई काशी है। जल्दी पढ़ते हैं भाई, और आप इसको चाहे तो आप सुन के याद कर लें, चाहे तो आप लोग इसको लिख के भी याद कर सकते हैं। पिता देवी प्रसाद थे, छायावाद के प्रवर्तक थे। लेखन विधा की बात करें तो काव्य, नाटक, उपन्यास, निबंध इनकी लेखन विधा थी। भाषा की बात करें तो संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली थी। शैली की बात करें तो प्रबंध, काव्य एवं भुक्तक थी। प्रमुख रचनाएं की बात करें कामानी, आंसू, लहर। ठीक है, मृत्यु इनकी 14/1/1937 ईस्वी में हुई। इसके बाद देखो इतना लिखने के बाद आप लोग को डाल लेना है जीवन परिचय। क्या डालना है विद्यार्थियों, जीवन परिचय आप लोग को डाल देना है। ठीक है, अब जीवन परिचय पढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनका जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। सन 1937 ईस्वी में अल्पावस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर स्वर्ग सिधार गए। यानी भैया जो हमारे जयशंकर दादा थे वो स्वर्ग सिधार गए 1937 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद हेडिंग डाल लेना है आप लोगों को साहित्यिक परिचय। क्या डालना है विद्यार्थियों, साहित्यिक परिचय आप लोगों को डाल देना है।
श्री जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार, उन्नायक तथा उपन्यासकार भी थे। विशुद्ध मानवतावादी दृष्टिकोण वाले प्रसाद जी ने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है। प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य के प्रमुख विषय रहे हैं, किंतु मानवीय संवेदना उनकी कविता का प्राण है। प्रसाद जी ने नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि सभी साहित्यिक विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई और अपने कृतित्व से इन्हें अलंकृत किया। ठीक, इनकी रचनाएं की बात करें तो भाई कितनी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं थी भाई। तो इनके देखो, कामानी, आंसू, लहर, झरना, आकाशदीप, इंद्रजाल, इनकी क्या, कंकाल, इनकी क्या है भाई, महत्वपूर्ण रचना है। मात्र आप लोगों को एक ही रचना लिखनी होती है, तो आप लोग इनमें से कोई भी एक रचना लिख देते भाई। आगे मैं आपको बता दूं भाई, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब द चैनल फॉर इंपॉर्टेंट वीडियो 2025। ठीक है, 2025 के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं, क्योंकि इस चैनल पर हम लोग सिर्फ किसकी, ओनली क्लास 12th की ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो डालते हैं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, क्योंकि अभी 10-15 दिन आपके एग्जाम के बचे हैं, तो भाई आप लोग सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, अगला देखते हैं भाई, मैथिली शरण गुप्त। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय सारे मैं आपको बताने वाला हूँ, काहे इतना ज़्यादा परेशान। ठीक है, तो मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय आप लोग एक बार देख लो। जीवन परिचय डाल देना, इसके बाद लिखना है राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म संवत 1943 सन 1886 ईस्वी में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। सेठ रामचरण गुप्त स्वयं एक अच्छे कवि थे। गुप्त जी पर अपने पिता का पूर्ण प्रभाव पड़ा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से भी इन्हें बहुत प्रेरणा मिली। ये द्विवेदी जी को अपना गुरु मानते थे। किसे स्टूडेंट? द्विवेदी जी को अपना गुरु मानते थे। गुप्त जी को प्रारंभ में अंग्रेजी पढ़ने के लिए झांसी भेजा गया। कहाँ भेजा गया स्टूडेंट? झांसी भेजा गया, किंतु वहाँ इनका मन ना ही लगा। अतः घर पर ही इनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया, जहां इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी का अध्ययन किया। गुप्त जी बड़े ही विनम्र, हंसमुख और बोध सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। इतना आप लोगों को क्या लिख देना स्टूडेंट्स? जीवन परिचय में लिख देना किसके? मैथिली शरण गुप्त। इसके बाद आप लोग हेडिंग डालें साहित्यिक सेवाएं, यानी कि साहित्यिक परिचय, इनका साहित्य में इनका क्या योगदान रहा। तो साहित्यिक सेवा में आपको लिखना है गुप्त जी का झुकाव गीत काव्य की ओर था और राष्ट्र प्रेम इनकी कविता का प्रमुख स्वर रहा। इनके काव्य में भारतीय संस्कृति का प्रेरणाप्रद चित्रण हुआ है। इन्होंने अपनी कविताओं द्वारा राष्ट्र में जागृत तो उत्पन्न ही की ही साथ ही सक्रिय रूप से असहयोग आंदोलन में भी भाग लेते रहे, जिसके फलस्वरूप इन्हें जेल भी जाना पड़ा। साकेत महाकाव्य पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला। भारत सरकार ने गुप्त जी को इनकी साहित्यिक सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया और राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया। ठीक है, इसके बाद रचना की बात करें तो मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचना भारत भारती, यशोधरा, द्वापर, जय भारत आदि हैं। ठीक है, इतनी इनकी क्या है स्टूडेंट्स? मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। तो आप लोग इसको भी तैयार कर लीजिए। मैथिली शरण गुप्त का भी भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय हो गया। अब आते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का भाई जीवन परिचय मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखते हैं। तो हमारा आ गया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय। ये भी भाई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेना आप लोगों को। क्या डालें मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आपको डाल लेना है जीवन परिचय। इसके बाद लिखना है हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म। इसमें देखो भाई स्मरणीय तथ्य आप लोग लिख देना, नाम, पिता, माता, जितने मृत्यु, सब इनको भाई स्मरणीय तथ्य पहले मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। अतः इन्हें ज्योतिष और संस्कृत की शिक्षा उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। काशी जाकर इन्होंने संस्कृत साहित्य और ज्योतिष का उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त किया। इनकी प्रतिभा का विशेष विकास विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ। ठीक है, वहाँ ये 11 वर्ष तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में कार्यरत रहे। ये इनका जीवन परिचय आप लोग लिख देना। इसके बाद आप लोग लिखना, हेडिंग डाल देना है साहित्यिक योगदान या डाल देना साहित्यिक परिचय। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास
लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार व अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। वे मौलिक चिंतक, भारतीय संस्कृत और इतिहास के मर्मज्ञ, बंगला तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इनकी रचनाओं में नवीनता और प्राचीनता का अपूर्व समन्वय था। इन्हें साहित्य पर संस्कृत भाषा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविन्द्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव पड़ा। इतना आप लोग लिख देना। इसके बाद लिखना है, आलोचक के रूप में द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास पर नवीन दृष्टि से विचार किया। इन्होंने हिंदी साहित्य का आदिकाल में नवीन सामग्री के आधार पर क्या किया? शोधपरक विश्लेषण प्रस्तुत किया। इतना आप लोग लिख देना है। इसके बाद देखो, इनकी जो रचना है, प्रमुख रचना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, जो कि भाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कौन कौन सी? अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, बाण भट्ट की आत्मकथा। ये इनकी मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं इनकी हैं। ठीक है, अब भाई देखो, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला, जो कि भाई है कक्षा 12 हिंदी 2025 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, पंचलाइट का सारांश। ठीक है, तो पंचलाइट का सारांश आप लोगों को भाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार की बोर्ड परीक्षा में आता है, तो भाई इस बार भी 100% ये पूछा जाएगा। तो बस आप लोगों को क्या करना है, इसको भी अच्छे तरीके से मेरे प्यारे विद्यार्थियों तैयार कर लो। भाई मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, क्योंकि इसको तैयार कर लो। इसको नहीं तैयार करोगे तो भाई काम बिल्कुल भी आपका चलने वाला नहीं है। ठीक है, तो पंचलाइट का कहानी का सारांश आपका 100% आता है। तो देखो, इसको बिल्कुल आसान भाषा में, आसान शब्दों में किस प्रकार से आप लोगों को लिखना है। ठीक है, देखो, पंचलाइट रेणु जी द्वारा लिखित एक ग्रामीण जीवन पर आधारित एक कहानी है। ये लिख दो। पंचलाइट का अर्थ है पेट्रोमैक्स अथवा गैस की लालटेन। गांव में अशिक्षित लोगों की एक टोली है जिसने रामनवमी के मेले से एक पेट्रोमैक्स खरीदा। ठीक है, क्या है भाई? गांव में एक अशिक्षित लोगों की टोली है जिसने रामनवमी के मेले में एक पेट्रोमैक्स खरीदा। गांव वाले उसे पंचलाइट कहकर पुकारते थे। क्या भाई? गांव वाले उसे पंचलाइट कहकर पुकारते थे। अब देखो, अब यह प्रश्न पैदा हुआ कि पंचलाइट जलाएगा कौन? क्योंकि भाई वो तो अशिक्षित लोग थे, पता नहीं था भाई पंचलाइट जलाई कैसी जाती है। किसी को भी पंचलाइट जलाना नहीं आता था। ठीक है, किसी को भी नहीं आता था भाई। केवल गोधन पंचलाइट जलाना जानता था। कौन जानता था? केवल गोधन पंचलाइट जलाना जानता था। गुलरी काकी गोधन को बुलाकर लाई और फिर गोधन ने पंचलाइट को बिना स्प्रिट के गरी के तेल से ही जला दिया। ठीक है, पंचलाइट के जलते ही लोग प्रसन्न हो गए और गोधन की सारी गलतियां माफ कर दी गई। क्या? गोधन की भाई सारी गलतियों को माफ कर दिया गया, जितनी उसने सारी गलतियां कर रखा था। ठीक है, और उसको पुनः समूह में शामिल कर लिया गया। कीर्तन फिर से शुरू हो गया। ठीक है, इतना आप लोगों लिख देना। बस इतना ही आप लोग लिख दोगे, आपका काम 35 हो जाएगा। बाकी अगर आप लोगों को और थोड़ा सा लिखना है, इस कहानी से रेणु जी ने अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की प्रेरणा दिया है। बस इतना आप लोग लिख देना है, बस हो गया काम। यही आप लोग पंचलाइट की कहानी पर लिखना होता है और आपको एग्जामिनर पूरे के पूरे नंबर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आराम से, बहुत ही आसानी से दे देता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग भाई। ये भाई आगे हम लोग देखते हैं क्या? मुहावरे एवं लोकोक्तियां। देखो भाई, व्याकरण का रोल भी आपको रहता है काफ़ी ज़्यादा आपको पास कराने में। तो भाई व्याकरण के क्वेश्चनों को हम बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। व्याकरण के क्वेश्चन को भी हम लोग अच्छे तरीके से करने वाले हैं। ठीक है, मुहावरे एवं लोकोक्तियां आपको हेडिंग डाल देनी है। देखो, अच्छे तरीके से समझेंगे व्याकरण का। भाई व्याकरण को आप हल्के मत लीजिए। ठीक है, अंधे की लाठी, देखो एकमात्र सहारा, इसका क्या है? इसका अर्थ जो होता है, अंधे की लाठी एकमात्र सहारा। वाक्य प्रयोग क्या है भाई? कमल अपने वृद्ध माता पिता के अंधे की लाठी है। ठीक है, के एक अंधे की लाठी है, ये इसका वाक्य प्रयोग है। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, जो कि बोर्ड परीक्षा में आते ही आते हैं। अपना उल्लू सीधा करना। ठीक है, अपना उल्लू सीधा करना तो क्या हो जाएगा? स्वार्थ सिद्ध करना। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? स्वार्थ सिद्ध करना। इसका वाक्य प्रयोग की बात करें, आजकल नेता लोग वोट के लिए खुशामद करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। ये लिख दो भाई, वाक्य प्रयोग इसका हो गया। अपने पैरों पर खड़ा होना तो स्वावलंबी होना। ठीक है, अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना। जैसे वाक्य प्रयोग, हसन के माता पिता उसकी शादी कराना चाहते थे, लेकिन उसने कहा कि जब तक वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगा तब तक शादी नहीं करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अंगारे सिर पर रखना। अंगारे सिर पर रखना यानी कि विपत्ति को मोल लेना। ठीक है, विपत्ति मोल लेना, इसका वाक्य प्रयोग करेंगे। सभी कार्य सोच समझकर करने चाहिए। जैसे सीता का हरण कर रावण ने बेवजह अंगारे सिर पर रख लिए। ये इसका वाक्य प्रयोग हो गया भाई। अंगूठा दिखाना, स्पष्ट मना करना। कहते ना अंगूठा दिखा दिए, स्पष्ट मना कर दिए भाई। ठीक है, ऐसे ऐसे दिखाते हैं ना,
तो देखो, जब तक लिपिक ने उसका कार्य नहीं कर दिया था तब तक वह उसे कुछ राशि देने का वादा करता रहा। काम होते ही उसने लिपिक को अंगूठा दिखा दिया। ठीक है, ये आपका हो गए मोस्ट इंपॉर्टेंट मुहावरे लोकोक्ति। अभी 2-3 और बचे हैं जो कि हर बार की बोर्ड परीक्षा में आते हैं, तो इनको भी आप लोग मिस मत करो भाई, इसको भी आप लोग तैयार कर लो। ठीक है, ईद का चांद होना, तो ईद का चांद अधिक दिनों में दिखाई देना, ईद का चांद होना अधिक दिनों में दिखाई देना। इसका वाक्य प्रयोग की बात करें भाई, यानी ईद का चांद अधिक दिनों पर दिखाई देना, वाक्य प्रयोग क्या है? भाई विपिन, जब से तुम इंजीनियर बन गए हो ईद का चांद हो गए हो। ठीक है, ये आपका हो गया वाक्य प्रयोग। इसके बाद ईंट का जवाब पत्थर से देना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, इसका अगर बात करें इसका अर्थ की तो दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना। वाक्य प्रयोग की बात करें तो भारत शांत प्रिय देश है, परंतु चाइना ने यदि उसके साथ कोई अनुचित कार्य किया, यानी उचित कार्य नहीं किया, उसने अनुचित कार्य किया, तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा भाई, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। इसके बाद गागर में सागर भरना। ठीक है, गागर में सागर भरना यानी संक्षेप में बहुत कुछ कह देना। गागर में सागर भरने का अर्थ है संक्षेप में बहुत कुछ कह देना। वाक्य प्रयोग की बात करें तो महाकवि बिहारी ने अपनी सतसई के दोहों में गागर में सागर भर दिए। ठीक है, गागर में सागर भर दिए, ये आपका वाक्य प्रयोग हो जाता है। अब देखते भाई शब्दों में सूक्ष्म अंतर, ये भाई ये इसके बाद यही तो पूछा जाता है, शब्दों में सूक्ष्म अंतर, ये भी भाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शब्दों में सूक्ष्म अंतर हर बार की बोर्ड परीक्षा में आता है। आपका प्रश्न नंबर का दे रखा रहेगा, क्या प्रश्न नंबर का दे रखा रहेगा 11वां का। निम्नलिखित शब्द युग्मों में से किन्हीं 2 शब्द युग्मों में बताइए कि उनका कौन सा अर्थ सही है। ठीक है, देखो भाई जितने भी इंपॉर्टेंट है मैं सारे के सारे लिख के लाया हूं, बस इतने ही आप लोगों को तैयार कर लेना है और 24 फरवरी 2025 को बवाल मचा देना है। अनल अनिल, तो अनल का अर्थ होता है अग्नि और अनिल का अर्थ होता है वायु। सकल शकल, तो सकल का होता है संपूर्ण और सकल का होता है खंड, अंश या खंड। सुत सूत, तो सुत का अर्थ होता है पुत्र और सूत का अर्थ होता है सारथी या धागा। पंथ पथ, तो पंथ का अर्थ होता है संप्रदाय और पथ का अर्थ होता है मार्ग। अंश अंश, तो अंश का अर्थ होता है कंधा और अंश का अर्थ होता है हिस्सा। उपकार अपकार, तो उपकार का अर्थ होता है भलाई और बुराई। और वसन व्यसन, वसन का अर्थ होता है वस्त्र और व्यसन का अर्थ होता है आदत। ठीक है, अंश, अंश का अर्थ होता है भाग, अंशु का अर्थ होता है किरण। स्वर्ण, स्वर्ण और सवर्ण, स्वर्ण का होता है सोना और सवर्ण का होता है उच्च जाति। ठीक है, छात्र और छात्र, तो छात्र का होता है स्टूडेंट्स विद्यार्थी और छात्र का होता है क्षत्रियोचित। तो ये थे भाई शब्दों में सूक्ष्म अंतर, शब्द युग्म, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे शब्दों में सूक्ष्म अंतर और शब्द युग्म हो गए। अब भाई अगला देखते हैं। अगला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो आता है अनेकार्थी शब्द। क्या आता है विद्यार्थियों? अनेकार्थी शब्द आता है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 11 का खाप के पूछा जाएगा, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम लोग इसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से निपटा देते हैं। ठीक है, अर्क यानी कि अनेकार्थी शब्द, एक अर्थ के अनेक शब्द, तो उनको ही हम लोग देखेंगे। अर्क, अर्क काढ़ा, सूर्य, आक का पौधा, ये आप लिख सकते हैं। अनंत आकाश जिसका कहीं अंत ना हो। ठीक, अनंत का मतलब आकाश हो सकता है, जिसका कहीं अंत ना हो, ये भी हो सकता है। अंबर आकाश हो सकता है, वस्त्र हो सकता है। तो ये को याद कर लो, आप याद करते चलो, या तो आप लोग सुनते चलो अच्छे तरीके से, 2-3 बार सुन लो, याद हो जाएगा। कनक, कनक का अर्थ होता है सोना, धतूरा, गेहूं का आटा। काल, काल का भाई समय सब लोगों को पता होगा, अकाल हो सकता है, मृत्यु हो सकता है। गति, चाल, दशा, मोक्ष भी हो सकता है। गुण, विशेषता, स्वभाव, रसी हो सकता है। ठीक है, तो चपला, चपला का अर्थ हो सकता है लक्ष्मी, बिजली, चंचल स्त्री हो सकता है। ठीक है, चपला, चपला का चंचल स्त्री भी भाई होता है। ठीक है, मैंने शायद नरसों की वीडियो पे ये बताया था प्रश्न। तीर, तीर का अर्थ हो सकता है नदी का किनारा या तट, बाण, ये भी हो सकता है। द्विज, ब्राह्मण हो सकता है। ठीक है, ब्राह्मण इसका अर्थ है, अनेकार्थी शब्द ब्राह्मण है। पक्षी है, चंद्रमा है, दांत है इसका अर्थ। नाग, नाग भाई सबको पता है सर्प हो सकता है, इसका अर्थ हाथी, नागेश्वर। पद, स्थान, पदवी, पैर। ठीक है, पतंग, सूर्य, पतंग को भाई सूर्य भी कहते हैं। पक्षी, कीट, पतंग, पारा भी कहते हैं। पयोधर,
स्तन, बादल, नारियल, पयोधर को कहते हैं। मित्र, सूर्य, सखा, दोस्त भी कहते हैं। वर, दुल्हा, श्रेष्ठ, सुंदर, ये कहते हैं। तो ये हमारे अनेकार्थी शब्द जितने भी बोर्ड परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं, 100% पूछे जाते हैं, यानी ये फिक्स होते हैं, उनको ही मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, अनेकार्थी शब्द ये फिक्स वाले टॉपिक है, फिक्स वाले प्रश्न हैं। मैंने इनको भी आप लोगों को अच्छे तरीके से स्टूडेंट से तैयार करा दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लोगों को ये प्रश्न तैयार हो गए होंगे। ठीक है, अगला देखते हैं भाई। अगला हमारा क्या आता है, अनेक शब्दों। ठीक है, अनेक शब्दों वाक्यांशों के लिए एक शब्द, यानी आपको अनेक शब्द दिया रहेगा। प्रश्न नंबर 11 के का में पूछा जाता है ये प्रश्न। निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यांशों शब्द समूहों के लिए एक शब्द लिखिए। ठीक है, इस प्रकार से आपका प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। जितने भी इंपॉर्टेंट मैं सारे के सारे लिख के लाए हूँ, आप लोगों को बताने आया हूँ। वाक्यांश, शब्द समूह, एक शब्द। ठीक है, जिसका कहीं भी अंत ना हो, जिसका कहीं भी अंत ना हो तो अनंत हो जाता है। जो कभी बूढ़ा ना हो अजर हो जाता है। जिसे कोई जीत ना सके अजेय। जो व्यक्ति जन्म ना ले अजन्मा। जिसका ज्ञान अत्यंत कम हो, जिसका ज्ञान अत्यंत कम हो वो क्या हो जाता है, अल्पज्ञ या थोड़ा जानने वाला। थोड़ा सा जानने वाला उसको भी अल्पज्ञ हम लोग कहते हैं। ठीक है, बहुत कम बोलने वाला क्या हो जाता है, बहुत कम बोलने वाला अल्पभाषी। अल्प कम भाषी, भाषा यानी कम बोलने वाला तो अल्पभाषी हो जाएगा। जिसका वर्णन ना हो सके अवर्णनीय, यानी जिसका वर्णन हम लोग ना कर सके वो क्या हो जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अवर्णनीय हो जाता है। जिसकी उपमा ना दी जा सके, जिसकी उपमा ना दी जा सके अनुपम, अनुपमेय। सारे के सारे इंपॉर्टेंट, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब आप लोग तैयार कर लो। जो कहा ना जा सके अकथनीय, जो कहा ना जा सके उसको कहते हैं अकथनीय। ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्ति आस्तिक, बचपन से आप लोग पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो भाई थोड़े से और मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, जो कि यूपी बोर्ड 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी व्याकरण के ही प्रश्न मैं बताया ना आपको, सारे के सारे मैं आपको बताने वाला हूँ। हिंदी व्याकरण 2025 यूपी बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी 100 में से 100 की तैयारी आपकी भाई फिक्स होने वाली है। थोड़े से और वेट करिए, 100 में 100 की आपकी तैयारी फिक्स हो जाएगी। तो मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ठीक है, मुहावरे और लोकोक्तियाँ ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग देख लो। कुल्हू का बैल होना, तो कुल्हू का बैल बनना, दिन रात काम करना। ठीक है, वाक्य प्रयोग इसका, लेबर लोग हमेशा कुल्हू के बैल की तरह काम करते हैं। ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स, आपका वाक्य प्रयोग हो गया। करवटें बदलना, यानी कि चिंता के कारण नींद ना आना, चिंता के कारण नींद ना आना। वाक्य प्रयोग की बात करें तो विपरीत का 10वीं विपिन यार विपित लिखा है इसमें, विपिन का 10वीं कक्षा का रिजल्ट अच्छा ना होने के कारण वह रात भर करवटें बदलता रहा। इस तरह आपको क्या करना है, वाक्य प्रयोग कर देना है। छक्के छुड़ाना, परास्त करना, वाक्य प्रयोग। भारत ने विश्व कप क्रिकेट के पहले ही मैच में पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। ये आपका वाक्य प्रयोग हो जाता है। और देखते भाई, और देखते कुछ रह ना जाए, आज की इस वीडियो पे एक ही वीडियो पे आपका सब कुछ निपट जाए। ठीक है, तो जले पर नमक छिड़कना, दुखी व्यक्ति को और दुखी दुख देना। ठीक है, दुखी व्यक्ति को और ज़्यादा दुख देना। ठीक है, वाक्य प्रयोग की बात करें तो राहुल सड़क पर गिरकर चोट से ग्रसित था, तभी सुरेंद्र उस पर हंसकर जले पर नमक छिड़क दिया। इसके बाद आता है भाई शब्द युग में। क्या आता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शब्द युग में आता है। इसको भी आप लोगों को अच्छे तरीके से कर लेना। शब्द युग भी और देख लेते हैं भाई, 1 2 3 4 4 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो मैंने सोचा इनको भी आपको करा दूँ। आदि, आदि तो आदि का मतलब होता है प्रारंभ, आदि का मतलब होता है आदत वाला। कहते हैं ये आदि हो गया, शराब का आदि हो गया, मोबाइल का आदि हो गया, यही सब। भित्त, भीत, भित्त का होता है दीवार और भीत का होता है डरा हुआ। प्रारंभ, प्राबद्ध, प्रारंभ का मतलब आरंभ, प्राबद्ध का मतलब भाग्य। ठीक है, सकल, शकल तो सकल का मतलब संपूर्ण, शकल का मतलब खंड। ठीक है, अनेकार्थी सब जल्दी देख लेते हैं भाई, जल्दी खत्म करते हैं, क्या दिक्कत है भाई। घन, धन, जोड़, स्त्री, संपत्ति, लाभ, पूंजी, धरा, घड़ा, पृथ्वी, गर्भाशय, यानी अनेक अर्थ, एक शब्द के अनेक शब्द। जैसे घड़ा, धरा, धारा का क्या हो जाएगा, घड़ा हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा, गर्भाशय हो जाएगा। धर्म का क्या हो जाएगा, संप्रदाय, स्वभाव, प्रवृत्ति, कर्तव्य हो जाएगा। धारा क्या हो जाएगा, धार, संतान, सेना, नियम, झुंड। ये आपका अनेकार्थी शब्द, एक शब्द के अनेक शब्द हो जाते हैं। इसके बाद देखो भाई, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको भी देखो देख लेते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट है। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या हो जाता है, जो मर्यादा का पालन करता है तो मर्यादित, जो मर्यादा का पालन करता है मर्यादित। संयम से और कम बोलने वाला भित्तभाषी। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्ष। ठीक, मुमुक्षु। संयम से और कम खर्च करने वाला तो मितत्ययी। ठीक है, मितत्ययी। इसके बाद देख लेते हैं वाक्य संशोधन, देख लेते भाई, वाक्य संशोधन, वाक्य संशोधन एक बार देख लूँ। अशुद्ध, शुद्ध, तो
अशुद्ध वाक्य किस प्रकार से आपको दिया रहेगा, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक नंबर में पूछा जाता है, लेकिन हमको तो एक नंबर से मतलब नहीं भाई, हमें तो बूंद बूंद करके पूरा का पूरा हमें घड़ा भरना है। तो अशुद्ध, अशुद्ध क्या है, कल वह परीक्षा में नहीं बैठा, कल वह परीक्षा में नहीं बैठा। शुद्ध क्या है, वह कल परीक्षा में नहीं बैठा, बहुत आसान होता है, ठीक है। अशुद्ध क्या है, उसके कोई संतान ना था, तो शुद्ध क्या है, उसके कोई संतान ना थी। अशुद्ध क्या है, उसने मेरे को 20 रुपये दिया है। शुद्ध क्या है, उसने मुझे 20 रुपया दिए हैं, ठीक है, ये आपका हो जाता है। अब भाई आगे देख लेते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रस छंद अलंकार। तो सबसे पहले हम लोग रस देख लेते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट रस है जो आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% में पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 12 का काम में आता है, निम्नलिखित में से किसी एक रस के स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो करुण रस परिभाषा, बंधु विनाश, बंधु वियोग, द्रव्य। देखो भाई अब आप लोग क्या भाई आ चुके हैं, अब आ चुके हैं आप बड़ी कक्षा पे, तो बड़ी कक्षाओं के हिसाब से ही आपको परिभाषा लिखनी है, ठीक है। बंधु विनाश, बंधु वियोग, द्रव्य विनाश और प्रेमी के सदैव के लिए बिछड़ जाने से करुण रस का उत्पन्न होता है। यानी कि शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से करुण रस की निष्पत्ति होती है, ठीक है। अब देखो भाई उदाहरण इसका देखें, क्यों छलक रहा दुख मेरा उषा की मृदु पलकों में, हाँ उलझ रहा सुख मेरा सांध्य की घन उल्कों में। ये किससे लिया गया है स्टूडेंट्स, ये आंसू से लिया गया है। स्पष्टीकरण भी आप लोगों को करना होता है, एक बार स्पष्टीकरण आप लोग देख लो। प्रस्तुत पद में कवि अपनी प्रेयसी के विरह में रुदन का वर्णन किया गया है। इसमें कवि ने हृदय का शोक स्थायी भाव है, यानी जो शोक क्या हृदय का, कवि के हृदय का शोक क्या है, स्थायी भाव है। यहाँ प्रियतम आलंबन है और तथा प्रेमी आश्रय है। कवि के हृदय के उद्गार अनुभव है, ठीक है। इसके बाद देखो, अंधकार रूपी केशपाश तथा सांध्य उद्दीपन है, ठीक है। अश्रु रूपी प्रातःकालीन ओस की बूंदे संचारी भाव हैं। इस सबसे पुष्ट शोक नायक स्थायी भाव करुण रस की दशा को प्राप्त हुआ, ठीक है। तो देखो इस प्रकार से आप लोगों को क्या कर देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्पष्टीकरण आप लोगों को अच्छे तरीके से कर देना है, बस काम 35 आपका। अब भाई देखते हैं अलंकार, क्या देख लेते हैं स्टूडेंट्स, अब देख लेते हैं हम लोग अलंकार जल्दी से। ये आ गया अलंकार, ठीक है। अलंकार हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 का खाप से पूछा जाएगा, अनुप्रास अलंकार अथवा उपमा अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। तो देखो अनुप्रास अलंकार परिभाषा आप एक बार देख लो, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसका उदाहरण देख लो, कनक कानन कठिन भयंकर भारी घोर घाम हिम वारी बयारी। स्पष्टीकरण, इस उदाहरण में का भा रा घा मा अक्षर में एक से अधिक बार आए हुए हैं, इसलिए अनुप्रास अलंकार होगा, ठीक है। इसके बाद उपमा अलंकार देख लो जल्दी से। परिभाषा, उपमेय और उपमान के समान धर्म कथन को उपमा अलंकार कहते हैं। उपमा के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म। उदाहरण, हरिपद कोमल से। स्पष्टीकरण, उपमेय हरिपद, उपमान कोमल, ठीक है, और वाचक है से, और साधारण धर्म इसकी कोमलता, ठीक है। इतना आप लोग लिख देना। इसके बाद जल्दी छंद को हम लोग देख लेते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट सब जल्दी आपको बता दे रहा हूं मैं। प्रश्न नंबर 12 का गा आता है आपको, दोहा अथवा सोरठा छंद का लक्षण उदाहरण लिखिए। तो देखो दोहा भी आपको बताएंगे और सोरठा भी आपको बताएंगे, ताकि आपसे कुछ भी छूट ना जाने पाए। परिभाषा 2-2 नंबर का आता है, लेकिन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले व तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। उदाहरण देख लेते हैं, मेरी भव बाधा हरौ राधा नागरी सोई, जातन की झाई परय श्याम हरित दुति होई, ठीक है। ये आपका क्या हो जाता है भाई, इसको आप मात्राएं आप लोग गिन लीजिए, मात्रा गिनने लगूंगा तो आप लोग बोर होने लगेंगे। अगला देखते हैं सोरठा परिभाषा। सोरठा अर्ध सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। दोहा का क्या होता है स्टूडेंट्स, उल्टा होता है। जैसे इसका उदाहरण देख लेते हैं, राम स्वरूप तुम्हार बयन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अखत अपार नेति नेति नित निगम कहा। ये भी आपका हो जाता है। अगर हम बात करें भाई महत्वपूर्ण आवेदन पत्रों के बारे में, तो देखो महत्वपूर्ण आवेदन पत्र भाई आपका आता है। तो देखो, अपने नगर में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए उचित अधिकारी को आवेदन पत्र लिखिए। ये इस प्रकार से आप लिख सकते, पूछा जाएगा आपके बोर्ड परीक्षा में। यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट है मैं सारे के सारे आप लोगों को बता रहा हूँ। किसी बैंक के प्रबंधक से कोई व्यवसाय करने हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र लिखिए, इस प्रकार से आपको आ सकता है, इसको तैयार कर लो। किसी विद्यालय के प्रबंधक
के नाम प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखो। इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। महत्वपूर्ण निबंध की बात करें तो भाई बेरोजगारी की समस्या एवं समाधान आ सकता है। जितने बता रहा हूँ सारे के सारे महत्वपूर्ण निबंध हैं। साहित्य समाज का दर्पण है, ये आ सकता है। आतंकवाद की समस्या और समाधान, ये आ सकता है। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान, ये आ सकता है। बढ़ती जनसंख्या और नियंत्रण, ये आ सकता है। और बच्चों एक महाकुंभ में आ सकता है, ठीक है, महाकुंभ में भी आपको आ सकता है। महाकुंभ में जीवन परिचय आ सकता है, वो सॉरी निबंध आ सकता है। तो इसको भी आप लोगों को तैयार कर लेना, ठीक है। मैं आपको अभी शाम की वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो इसको आप लोग देख लीजिए, महाकुंभ के बारे में होगी, उसको भी आप लोग तैयार कर लो, ठीक है। इसके बाद आता है पर्यावरण प्रदूषण समस्या एवं समाधान, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण समस्या एवं समाधान, इसको देखो रूपरेखा प्रस्तावना पहले लिख दो, प्रदूषण का अर्थ लिख दो। अपने मन से आपको अपने शब्दों में लिखना होता है। यानी पर्यावरण प्रदूषण भाई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हर बार की बोर्ड परीक्षा में पूछा ही जाता है, तो मैंने सोचा इसको आपको बता देता हूँ। तो इसकी रूपरेखा प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण रोकने के उपाय, उपसंहार, इस प्रकार से आप लोगों को लिखना होता है हेडिंग डाल के, ठीक है। प्रस्तावना की बात करें तो देखो, अगर आप ये डायलॉग लिख देते हैं, पेड़ काट बसी पर्यावरण निराश, बढ़ा प्रदूषण शहर में कैसे लेवे सांस, इस प्रकार से आप लोग लिख देते हैं तो एग्जामिनर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है आपके कोर्स को पढ़ के और आपको अच्छी तरीके से नंबर दे देता है। देखो इस पर आपको अपनी तरफ से लिखना किस प्रकार से, अपने पुरुषार्थ से गंगा को लोक कल्याण के लिए भारत भूमि पर लाए थे। गंगा का जल रासायनिक दृष्टि से अमृत तुल्य है, उसमें कभी विकार नहीं होता है, बल्कि औषधीय गुण के कारण कई लोग के लिए रामबाण है। इस प्रकार लिख दो भाई। इसके बाद प्रदूषण का अर्थ भाई आप लोग लिख दो, जीवन के लिए संतुलित वातावरण अत्यंत आवश्यक है। वातावरण के इन घटकों में हानिकारक घटकों का प्रवेश ही वातावरण को दूषित करता है, जो सभी प्राणियों के लिए हानिकारक होता है। वातावरण को दूषित करना ही प्रदूषण कहलाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं प्रदूषण रोकने के उपाय। प्रदूषण रोकने के उपाय अपने मन से थोड़ा बढ़ा चढ़ा लिख देना, मैं सर अब आपको हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। क्या दे रहा हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हिंट दे रहा हूँ। प्रदूषण को रोकने के लिए व्यक्तिगत एवं सरकारी दोनों ही स्तरों पर प्रयास किए जाना आवश्यक है। प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जैसे कचरे के निस्तारण को लेकर वाहनों के धुएं को लेकर नदियों की साफ सफाई, वृक्षारोपण आदि। उपसंहार में आप लिख देना अपने मन से, सरकार प्रदूषण की रोकथाम के लिए पर्याप्त सजग है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता से ही हम और अधिक अच्छा एवं स्वस्थ जीवन जी सकेंगे और आने वाली पीढ़ी प्रदूषण से अभिशाप से मुक्त बन सकेंगी। इतना आप लोगों को लिख देना है। तो आई होप बच्चों जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं इनको मैंने आपको तैयार करा दिया है। इसको आप लोग जरूर अच्छे तरीके से तैयार कर लेना और इस वीडियो को एक बार दोबारा से देख लेना। अगर आप दोबारा से देख लेंगे तो आपको एकदम पक्का हो जाएगा, 100 में 100 आपके एकदम पक्के हो जाएंगे, ठीक है। मतलब 100 में 100 तो नहीं स्टूडेंट्स, लेकिन 70 नंबर तो आपके एकदम पक्का हो जाएगा 100%, ठीक है। तो भाई मिलते किसी एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के मेरे प्यारे विद्यार्थियों और तैयारी को जोरों से करते रहो।